नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र मीणा, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बारा से आप सबका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम बीएससी पार्ट सेकंड में उसका जो पेपर थर्ड है, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसकी यूनिट थर्ड का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, स्टोमेटा, रंध्र। ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है बच्चों, क्योंकि हम आपको याद है यूनिट थर्ड में जो है रूट और लीफ की स्ट्रक्चर का वर्णन है, तो लीफ के अंतर्गत ही हम इसको अध्ययन करेंगे। रंध्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन बच्चों आपके बीएससी पार्ट थर्ड में आप करेंगे जब फिजियोलॉजी का पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में इसका क्या कंसेप्ट होता है, कितने प्रकार के रंध्र होते हैं, इसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। रंध्र एवं उसके प्रकार। रंध्र क्या होते हैं, क्या उसकी संरचना होती है और वो कितने प्रकार के होते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, पर्ण की एपिडर्मिस पर स्टोमेटा अथवा रंध्र पाए जाते हैं। जब हमने पर्ण की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था तो आपने देखा था कि पादप में ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म पाई जाती हैं और दोनों ही सतह पर, किसी सतह पर ज़्यादा किसी पे कम, लेकिन रंध्र जो है पाए जाते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम स्टोमेटा बोलते हैं। यह स्टोमेटा केंद्रीय छिद्र की उपस्थिति को दर्शाते हैं जो एक जोड़ी वृक्काकार आकृति की द्वार कोशिकाओं से सुरक्षित रहती हैं। यह गार्ड सेल्स चारों ओर से एपिडर्मल कोशिकाओं के समूह से घिरी रहती हैं। यह एपिडर्मल कोशिकाएं आकार की दृष्टि से अन्य कोशिकाओं से भिन्न होने पर सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये एक टिपिकल जो है स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख पा रहे हो एक केंद्रीय छिद्र पाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसके दोनों ओर किडनी शेप की आकृति की विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं। एक किडनी शेप की ये और दूसरे किडनी शेप की ये कोशिका। ठीक है, तो किडनी शेप की ये दो वृक्काकार जो शेप की दो कोशिकाएं हैं जो कि केंद्रीय छिद्र के दोनों ओर पाई जाती है, इन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स या द्वार कोशिकाएं। ठीक है, आप पढ़ेंगे अगले साल बीएससी पार्ट थर्ड में कि इन गार्ड कोशिकाओं में किस प्रकार की मैकेनिज्म के द्वारा जो है ये जो रंध्र है, जो छिद्र है, ये कभी खुलता है और कभी बंद हो जाता है आवश्यकता के अनुसार। वो हमारा अभी अध्ययन का विषय नहीं है। तो केंद्रीय छिद्र हो गया बच्चों। केंद्रीय छिद्र के दोनों ओर किडनी शेप में दो सेल्स हैं जिन्हें हम बोलेंगे गार्ड सेल्स। अब इन गार्ड सेल्स के चारों ओर विशेष प्रकार की एपिडर्मल कोशिकाएं पाई जाती हैं जो और अन्य कोशिकाओं से संरचना में थोड़ी भिन्न होती है। आप इसको इस तरह से याद करिए कि केंद्रीय छिद्र के दोनों ओर दो वृक्काकार द्वार कोशिकाएं हैं और द्वार कोशिकाओं के चारों ओर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम बोलते हैं सहायक कोशिकाएं हैं।
तो 3 चीज़ें होगी बेटा। फर्स्ट है केंद्रीय छिद्र, दूसरा है गार्ड सेल्स, और तीसरा है सहायक कोशिका। पहला है छिद्र, केंद्रीय छिद्र, दूसरा है अपनी द्वार कोशिकाएं, और तीसरी है आपकी सहायक कोशिकाएं। ठीक है, देखिए ये जो है बच्चों, ये एक सहायक कोशिका के बारे में बताया गया है। आपको याद होना चाहिए सेल वॉल जो है पादप है, इसलिए सेलुलोज की बनी होगी। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है साइटोप्लाज्म, नो क्लोरोफिल प्रेजेंट। ठीक है, जबकि जो गार्ड सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि जो सहायक कोशिकाएं हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जबकि जो गार्ड सेल्स होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, सॉरी। हम दोबारा समझ लें इसको बच्चों, सॉरी। जो सहायक कोशिकाएं हैं उसके जो जीव द्रव्य में उसमें किसी भी प्रकार का कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जबकि जो द्वार कोशिकाएं हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्लस। ठीक है, वैक्यूल पाई जाएगी, पादप कोशिकाएं हैं वैक्यूल पाई जाएगी, द्वार कोशिकाओं में भी और सहायक कोशिकाओं में वैक्यूल पाई जाएगी। ये स्टोमेटल पोर है, पढ़ लिया। ठीक है, और न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो ये एक प्रारूपी जो है स्टोमेटा की जो संरचना है, स्टोमेटा में केंद्रीय छिद्र, गार्ड सेल्स और मेसोफिल और सहायक कोशिकाएं, सॉरी। ठीक है, तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर हो गई। अब देखते हैं बच्चों रंध्र एवं रंध्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब रंध्रों के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों ये जो रंध्र होते हैं संख्या और व्यवस्था के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। सहायक कोशिकाओं की संख्या तथा उनकी व्यवस्था के आधार पर रंध्र निम्न 6 प्रकार के होते हैं। 6 टाइप्स ऑफ स्टोमेटास। पहला है एनेमोसाइटिक, दूसरा है एनिसोसाइटिक, तीसरा है पैरासाइटिक, चौथा है डायसाइटिक, पांचवा है एक्टिनोसाइटिक और छठा है साइक्लोसाइटिक। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके हम इसको देखेंगे। एनेमोसाइटिक प्रकार का रंध्र क्या होता है? जब द्वार कोशिकाओं के निकट उपस्थित एपिडर्मल सेल्स सहायक कोशिकाओं में विभेदित नहीं रहती। बहुत सिंपल है बच्चों, जब द्वार कोशिकाओं के चारों ओर सहायक कोशिकाएं नहीं पाई जाती या एपिडर्मल सेल्स में का विभेदन सहायक कोशिकाओं के रूप में नहीं होता है, तो इस प्रकार के जो रंध्र होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एनेमोसाइटिक। ठीक, रेननकुलसी के पादपों में इस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप ये समझिए द्वार कोशिकाओं के चारों ओर सहायक कोशिकाओं का अभाव, इसका मतलब एनेमोसाइटिक प्रकार के रंध्र। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड है एनिसोसाइटिक, जब द्वार कोशिकाओं के चारों ओर 3 सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। आ गया बात समझ में बच्चों? ये एनिसोसाइटिक। द्वार कोशिकाएं हुई, द्वार कोशिकाओं के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ संख्या में 3 सहायक कोशिकाएं पाई जाएंगी, तो उस प्रकार के रंध्र क्या कहलाएंगे? एनिसोसाइटिक प्रकार के रंध्र कहलाए जाएंगे। ठीक है, क्रूसीफर्स में इस प्रकार की रंध्र पाए जाते हैं। ओके बच्चों, पैरासाइटिक प्रकार का जो प्रकार है रंध्र का तीसरा, वो पढ़ते हैं हम। जब द्वार कोशिकाओं के निकट समानांतर स्थिति में सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। जब सहायक कोशिकाओं की जो व्यवस्था होती है वो द्वार कोशिकाओं के समानांतर होती है, तो इस प्रकार के रंध्र जो है वो पैरासाइटिक प्रकार के रंध्र कहलाते हैं। मैग्नोलिएसी के पादपों में इस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं बच्चों। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, डायसाइटिक। जब द्वार कोशिकाओं के चारों ओर सहायक कोशिकाएं समकोणिक कंडीशन में पाई जाएंगी, तो
डाइसाइटिक प्रकार के रंध्र हम उन्हें कहेंगे। ठीक है, पैरासाइटिक और डाइसाइटिक एक प्रकार से विपरीत स्थिति को दर्शाते हैं। पैरासाइटिक में द्वार कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं के समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, जबकि डाइसाइटिक में द्वार कोशिकाएं और जो सहायक कोशिकाएं हैं परस्पर समकोणिक कंडीशन में पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक्टिनोसाइटिक, जब द्वार कोशिकाओं के चारों ओर 4 या 4 से अधिक सहायक कोशिकाएं पाई जाती है तो हमें उसे इस प्रकार के जो रंध्र होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्टिनोसाइटिक प्रकार के रंध्र। ठीक है बच्चों, एरेकेसी के सदस्यों में एक्टिनोसाइटिक प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, द्वार कोशिकाओं के चारों ओर 4 या 4 से अधिक सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक्टिनोसाइटिक प्रकार के रंध्र कहलाते हैं। अब इसमें लास्ट देखिए बच्चों, साइक्लोसाइटिक प्रकार के रंध्र, जब द्वार कोशिकाओं के चारों ओर सहायक कोशिकाएं एक रिंग अथवा वलय रिंग के रूप में पाई जाती हैं तो इस प्रकार के जो रंध्र होते हैं वो कैसे कहलाते हैं, साइक्लोसाइटिक प्रकार के रंध्र। देखिए ये द्वार कोशिकाएं रही दो, इस प्रकार इनके चारों ओर एक रिंग की अवस्था में, रिंग के रूप में जो है वो सहायक कोशिकाएं पाई जा रही हैं, तो इस प्रकार का जो प्रकार है, जो रंध्र हैं वो क्या कहलाएंगे, साइक्लोसाइटिक प्रकार के रंध्र। ठीक है बच्चों, पेंडिनस में इस प्रकार की जो है कंडीशन पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा, रंध्र क्या होता है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, उसके प्रकार में इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकार को हमने डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर के माध्यम से हमने पादपों में जो पर्ण है उसमें उपस्थित रंध्रों के बारे में पढ़ा। रंध्र क्या होते हैं, रंध्र की संरचना में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और सहायक कोशिकाएं और द्वार कोशिकाओं की आपसी व्यवस्था और संख्या के आधार पर जो है रंध्र कितने प्रकार के होते हैं उसका हमने संक्षेप में वर्णन किया। जैसे मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था बच्चों, जो स्टोमेटा है तो स्टोमेटा में स्टोमेटल इंडेक्स होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनका जो विस्तार से अध्ययन है वो आपके बीएससी पार्ट 3 में फिजियोलॉजी के अंतर्गत किया गया है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बीएससी सेकेंड ईयर में इतना ही आपको जानने के लिए पर्याप्त है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में ये लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।